नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों यानी असम, अरुणाचल, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर और सिक्किम, इन 8 राज्यों में राजनीति की एक नई बयार बह रही है, जिसमें बीजेपी का जो गवर्नेंस स्टाइल है, जो सुशासन का उसका की जो कार्यशैली है, वो लोगों को रास आ रही है। उसकी राजनीति भी रास आ रही है, उसकी गवर्नेंस की जो शैली है वो भी रास आ रही है। उसकी वजह क्या है? 2-3 चीज़ें हुई हैं। एक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में सत्ता संभालने के बाद जो यूपीए की कांग्रेस की लुक ईस्ट पॉलिसी थी, उसको बदलकर एक्ट ईस्ट पॉलिसी बना दिया और ये तय कर दिया कि दिल्ली से पूर्वोत्तर की दूरी उसको मिटा देना है, दिलों की दूरी भी और वैसे भी जो फिज़िकल डिस्टेंस है उसको भी कम कर देना। तो कम कैसे कर देना, फिज़िकल डिस्टेंस कैसे कम कर देंगे? बीच में से कोई हिस्सा तो हटा नहीं देंगे। तो कन्वेंस के साधन यानी कनेक्टिविटी, रेल, तो हीरा प्रोजेक्ट शुरू किया गया, हाईवे, इनलैंड वाटरवेज, रेलवेज़ और एयरवेज़। ये इससे पूरे नॉर्थ ईस्ट में इसका जाल बिछाया जा रहा है। बहुत कुछ काम हो चुका है और लोगों को वो होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। सड़क बनती है, एयरपोर्ट बनता है, रेलवे लाइन बनती है, रेलवे सर्विस शुरू होती है, इनलैंड वाटरवेज शुरू होते हैं, तो वो सब नज़र आता है, लोगों की ज़िंदगी पर असर पड़ता है। दूसरा, जो एक दूरी थी दिल्ली से और या कहें देश के दूसरे हिस्सों से और पूर्वोत्तर की, वो थी वहाँ के 3 राज्यों का ईसाई बहुल होना और दूसरे राज्यों में भी ईसाई जनसंख्या का अच्छा खासा होना। उनके प्रति जो भाव था, उसको लेकर जो दूरी थी, उसको भी मिटा दिया और ये बताया कि बीजेपी एक लचीली पार्टी है, विचारधारा के स्तर पर अपने देश के लोगों को साथ लेकर चलने के लिए वो कुछ बदलाव लाने के लिए तैयार है। और तीसरी और सबसे बड़ी बात जो हुई वो है नॉर्थ ईस्ट की मेन स्ट्रीमिंग। नॉर्थ ईस्ट को, पूर्वोत्तर के राज्यों को देश की मुख्य धारा से जोड़ना। इसके लिए क्या हुआ? इसके लिए कार्यक्रम, नीतियाँ, ये तय किया गया कि कोई ना कोई केंद्रीय मंत्री हर 15 दिन में 2 रात नॉर्थ ईस्ट के किसी एक राज्य में गुजारेगा। तो वो जाएगा तो वहाँ लोगों से मिलेगा, देखेगा जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनका किस तरह से क्रियान्वयन हो रहा है, ये देखेगा। फिर प्रधानमंत्री की पूरे देश के लिए जो गति शक्ति योजना है, उसके तहत जिस तरह से बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग सीधे पीएमओ करता है, उसका असर, इन सब का असर हुआ है कि पूर्वोत्तर की पूरी राजनीति बदल गई है। बीजेपी जो 2014 से पहले एक तरह से बाहरी पार्टी थी, एक तरह से नॉन एंटिटी थी, कहीं कोई एक विधायक जीत गया, खासतौर से असम में कुछ उसके विधायक जीत जाते थे, कभी एजीपी से समझौते में, कहीं दूसरी जगहों पर एक आध विधायक आ गया तो आ गया। उसके अलावा 2018 तक त्रिपुरा जैसे राज्य में बीजेपी का कभी, 1972 में स्टेट बना तब से 2018 तक बीजेपी का कभी एक भी विधायक नहीं जीता था। आज दोबारा सरकार बनी है त्रिपुरा जो मार्क्सवादियों का गढ़, जहाँ मार्क्सवाद का बोलबाला था, जहाँ मार्क्सवाद का प्रयोग चलता था, जिसमें वो अपने को कहते तो हैं कि उनकी विचारधारा सर्वहारा की यानी आम लोगों की है, लेकिन दरअसल सबसे ज़्यादा अत्याचार सर्वहारा पर ही हुआ। उनसे ज़बरदस्ती काम करवाना, काम के घंटे बढ़ाना, पैसा कम देना, मजदूरी कम देना, ज़बरदस्ती जो उनके प्रदर्शन और धरना, ये इस तरह के कार्यक्रम आंदोलन के होते थे, उसमें शामिल कराना। और उसके अलावा वेतन भोगियों के लिए भी 2018 में बीजेपी के सत्ता में आने तक त्रिपुरा में 4th पे कमीशन चल रहा था। बीजेपी ने आने के बाद 7th पे कमीशन दिया। इस तरह के, और उसके अलावा त्रिपुरा में महिलाओं को नौकरी में 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई। इसका इतना बड़ा असर हुआ है, देश भर में हो रहा, महिलाओं का जिस तरह का समर्थन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, वो अभूतपूर्व है। वो इंदिरा गांधी जब वो प्रधानमंत्री थी उनके साथ जैसा था, उससे भी ज़्यादा है इस समय। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं, वेलफेयर स्कीम्स हैं, सबके केंद्र में महिलाएं हैं। यही बात त्रिपुरा में हुई।
महिलाओं को लगा कि उनके पूरे जीवन में अंतर आ गया है। जब उनको पक्के घर मिलने लगे, जब उनके घर में शौचालय बने, गैस का कनेक्शन मिला, बिजली का कनेक्शन आया, पैसा मिलने लगा, लड़कियों की कॉलेज तक की जो शिक्षा है वो मुफ्त कर दी गई, इस तरह के जो कार्यक्रम हुए। और उसके अलावा जो सबसे बड़ा अंतर आया त्रिपुरा के लोगों को लगा वो ये था कि सीपीएम और कांग्रेस के राज में लोग, खासतौर से सीपीएम के राज में, जो सरकार की वेलफेयर स्कीम्स थी उनका फ़ायदा उन्हीं लोगों को मिलता था जो उनका कैडर है। ये देखकर जो है उनको उसका फ़ायदा दिया जाता था। देना है या नहीं देना है इसका फैसला होता था। अगर आप उनके कैडर नहीं हैं तो नहीं मिलेगा। ये भेदभाव खत्म हो गया, तो उसका असर हुआ। ये जो दूसरी बार सत्ता में आई है बीजेपी अपने आप बहुमत से, पिछली बार 36 सीटें जीती थी, इस बार 32 जीती है। इसमें कमी के दो कारण हैं। एक, पिछली बार जो उसकी सहयोगी पार्टी थी आईपीएफटी, उसको 8 सीटें मिली थी। इस बार उसको सिर्फ 1 सीट मिली। आईपीएफटी पहले की तुलना में बहुत कमज़ोर हो चुकी है, उसमें टूट हो चुकी है। उसके लोग टिपरा मोथा में बहुत से लोग चले गए। टिपरा मोथा जो एक नई शक्ति के रूप में उभरी है, ख़ास तौर से ट्राइबल एरियाज़ में। ट्राइबल एरिया में ख़ास तौर से इस चुनाव में आप देखेंगे तो टिपरा मोथा जहाँ जहाँ जीती है वहाँ ज़्यादातर जगहों पर भारतीय जनता पार्टी नंबर 2 है। यानी ट्राइबल एरिया में सीधी लड़ाई टिपरा मोथा और बीजेपी के बीच थी। सीपीएम और कांग्रेस बाहर हो गई। तो फ़र्क क्या आया है? त्रिपुरा के लोगों ने 2018 में सत्तारूढ़ दल को बदल दिया कि कौन होगा सत्ता में, ये बदल दिया। 2023 में 5 साल बाद उन्होंने विपक्ष को बदल दिया। विपक्ष के पद से जो है सीपीएम को हटाकर टिपरा मोथा को बिठा दिया है। पूरी राजनीति आमूल परिवर्तन आ गया है। लेकिन कई बार होता है कि जब बहुत ज़्यादा होता है तो जिसको कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी भी होता है। वो बीजेपी के सामने है। बीजेपी के सामने मुद्दा है कि माणिक साहा जो मुख्यमंत्री हैं अभी, उनको बनाए रखा जाए या नहीं। उन्हीं का चेहरा सामने रखकर बीजेपी चुनाव लड़ी। बीच कार्यकाल में जो है विप्लव देव जो शुरू में मुख्यमंत्री बनाए गए थे उनको हटाया गया। उनके कारण पार्टी की बड़ी हालत ख़राब हो गई थी, सरकार की भी। आपसी झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, तो उनको हटाकर डॉक्टर माणिक साहा को मुख्यमंत्री बनाया गया। अब उनसे कोई शिकायत नहीं माणिक साहा से, उनके नेतृत्व में पार्टी ने अच्छा किया है और उनका चेहरा आगे रखकर चुनाव लड़ा गया था। इसलिए समस्या है, पार्टी चाहती है प्रतिमा भौमिक जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं और त्रिपुरा पश्चिम से इस समय लोकसभा की सदस्य है, वो धानपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत कर आई। पार्टी ने लोकसभा में होते हुए, केंद्रीय मंत्री होते हुए उनको विधानसभा का चुनाव लड़वाया, तो लक्ष्य कुछ था। तो वो धानपुर को आप समझिए, उस कॉन्स्टिट्यूंसी को, वो सीपीएम का अभेद्य दुर्ग था। माणिक सरकार जो सीपीएम के मुख्यमंत्री रहे लंबे समय तक, वो 50 साल से उस कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। 98 और 2018 2 बार उनके खिलाफ यही प्रतिमा भौमिक लड़ी थी और हार गई थी। इस बार जीती हैं, बड़े मार्जिन से जीती हैं। लोकसभा में भी वो 3 लाख से ज़्यादा मार्जिन से जीती थी। त्रिपुरा जैसे छोटे से राज्य में जहाँ मतदाताओं की संख्या बहुत कम होती है। तो प्रतिमा भौमिक वो हैं जो 1991 में पहले संघ में गई, फिर भाजपा में आई, और वो संगठन में यहाँ तक सीढ़ी चढ़कर पहुँची है, लिफ्ट से नहीं पहुँची है। निचले स्तर से, जिला स्तर से शुरू करके राज्य इकाई की महामंत्री थी 2018 में जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था। वहाँ से फिर 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ा और त्रिपुरा की पहली भाजपा की महिला सांसद हैं। और वो अगर पार्टी फैसला करती है उनको मुख्यमंत्री बनाने का, तो पूरे पूर्वोत्तर की पहली महिला मुख्यमंत्री होंगी। दिल्ली के श्री राम कॉलेज से पढ़ी हैं, उन्होंने लॉ की LLB किया है, सैन फ्रांसिस्को से LLM किया है, तो पढ़ी लिखी हैं और ज़मीन पर काम करने वाली नेता हैं। 53 वर्षीय प्रतिमा भौमिक भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि नॉर्थ ईस्ट के लिए, त्रिपुरा के लिए सबसे अच्छी चॉइस होंगी मुख्यमंत्री के रूप में। पूरे नॉर्थ ईस्ट में इसका संदेश जाएगा। बदलाव आप देखिए, महिलाओं ने, खासतौर से त्रिपुरा की बात कर रहा हूँ तो बताऊँ, महिलाओं ने पुरुषों से ज़्यादा मतदान में हिस्सा लिया है। उनका मतदान प्रतिशत पुरुषों से ज़्यादा है। नागालैंड में पहली बार
एनडीपीपी की 2 महिला उम्मीदवार जीत कर आई हैं। नागालैंड में कभी आज तक जब से राज्य बना है कभी कोई महिला उम्मीदवार विधायक नहीं बनी थी। तो ये पहली बार ये बदलाव जो आ रहा है, इसमें भी आप देखिए मोदी की जो नीति है, जो शुरू में मैंने कहा महिला सेंट्रिक, जो महिला को केंद्र में रखकर, जैसे घर के केंद्र में, किसी भी परिवार के केंद्र में महिला होती है, उसको चलाने वाली महिला ही होती है। इसी तरह से सरकार ने अपनी वेलफेयर योजनाओं का केंद्र महिलाओं को बनाया है। अब सवाल यह है कि मानिक साहा को हटाया क्यों जाए। ये एक दुविधा है पार्टी के सामने कि अभी चुनाव जीत कर आए हैं, तो हो सकता है लोकसभा चुनाव से पहले या लोकसभा चुनाव के बाद प्रतिमा भौमिक को मुख्यमंत्री बनाया जाए और अभी मानिक साहा को रहने दिया जाए। लेकिन अभी इस बारे में कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। अभी तुरंत भी परिवर्तन हो सकता है। परिवर्तन जब भी होगा तो मानिक साहा को केंद्र में लाया जाएगा और ज़्यादा उम्मीद है कि उनको मंत्री भी बनाया जाएगा। तो इसके जरिए बीजेपी केवल पूर्वोत्तर नहीं, उसकी नज़र पूरे देश पर है। पूरे देश में महिलाओं को एक संदेश देना चाहती है कि राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में आम गृहिणी से उठकर जो महिला यहाँ तक पहुँची है, उसको वो राज्य का सर्वोच्च पद देने को तैयार है। ये एक संदेश जो है, ये जो मैसेजिंग है, वो बीजेपी चाहती है लोकसभा चुनाव से पहले जाए। तो ज़्यादा संभावना इस बात की लगती है कि लोकसभा चुनाव से पहले उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और पूरे नॉर्थ ईस्ट में उसका असर होगा, उनके इलेक्शन कैंपेन करने से भी असर होगा। तो पूर्वोत्तर में बहुत कुछ बदल रहा है। पूर्वोत्तर की जो मेन स्ट्रीमिंग हुई है मोदी के शासन में, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। जिस पार्टी का कोई नामलेवा नहीं था पूरे पूर्वोत्तर में, आज वो पूर्वोत्तर की सबसे प्रमुख पार्टी है। 4 राज्यों में उसके अपने मुख्यमंत्री हैं, 3 राज्यों में वो गठबंधन में सरकार में है और सिर्फ एक राज्य मिज़ोरम है जहां बीजेपी अभी अपना कोई असर नहीं दिखा पाई है, लेकिन वहां भी काम तेज़ी से चल रहा है। तो पूर्वोत्तर का मुख्य धारा में आना देश की, ये देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत बहुत ही अहम है। आप इस बात को समझिए कि पूर्वोत्तर के कई राज्यों की सीमा कई देशों से लगती है, जिसमें एक चीन भी है, जिससे हमारे संबंध पिछले 40-45 सालों से कभी अच्छे नहीं रहे। तो पूर्वोत्तर के राज्यों के लोगों को ये महसूस कराना कि वो भारत से अलग नहीं हैं, एक भावना अलगाववाद की, पृथकता की उनके मन में आ रही थी कि दिल्ली हमें अपना नहीं मानती है। ये भावना पिछले 8 साल में ख़त्म हो गई है, जिस तरह से उनकी मेन स्ट्रीमिंग हुई है। कल इस जीत के बाद प्रधानमंत्री ने पार्टी मुख्यालय में जो बात कही कि पूर्वोत्तर से दिल्ली की दूरी खत्म हो गई है, तो इस बात का प्रधानमंत्री के कहने से नहीं, उन लोगों की भावनाओं से जुड़ी हुई बात है। ये पूर्वोत्तर के लोग महसूस करने लगे हैं। तो क्या पूर्वोत्तर को एक महिला मुख्यमंत्री मिलेगी? ये सवाल है जिसका जवाब बहुत जल्दी मिलने वाला है। मिलेगी ऐसा तो लगभग तय लग रहा है। सवाल सिर्फ इतना है कि अभी या लोकसभा चुनाव से कुछ पहले। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।